नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते आपने सुना था महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक तुम्हारी क्षय का एक हिस्सा तुम्हारे सदाचार की क्षय का 5वां भाग तक। तो उसका एक भाग जो तुम्हारे इतिहासाभिमान और संस्कृति की क्षय, वो आज हम लोग सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक तुम्हारी क्षय का वह भाग, तुम्हारे इतिहासाभिमान और संस्कृति की क्षय। इतिहास इतिहास, संस्कृति संस्कृति बहुत चिल्लाया जाता है। मालूम होता है इतिहास और संस्कृति सिर्फ मधुर और सुखमय चीजें थीं। 25 बरस का अपने समाज का तजुर्बा हमें भी तो है। यही तो भविष्य की संतानों का इतिहास बनेगा। आज जो अंधेर हम देख रहे हैं, क्या 1000 साल पहले वह आज से कम था? हमारा इतिहास जो राजाओं और पुरोहितों का इतिहास है, जो कि आज की तरह उस जमाने में भी मौज उड़ाया करते थे, उन अगणित मनुष्यों का इस इतिहास से क्या जिक्र है, जिन्होंने कि अपने खून के गारे से ताजमहल और पिरामिड बनाए, जिन्होंने कि अपनी हड्डियों की मज्जा से नूरजहां को अतर से स्नान कराया, जिन्होंने कि लाखों गर्दनें कटाकर पृथ्वीराज के राजनिवास में संयोगिता को पहुंचाया। इन उन अगणित योद्धाओं की वीरता का क्या हमें कभी पता लग सकता है, जिन्होंने कि सन 57 के स्वतंत्रता युद्ध में अपनी आहुतियां दी। दूसरे मुल्क के लुटेरों के लिए बड़े बड़े स्मारक बने, पुस्तकों में उनकी प्रशंसा का पुल बांधा गया। गत महायुद्ध में ही करोड़ों ने कुर्बानियां दीं, लेकिन इतिहास उनमें से कितनों के प्रति कृतज्ञ है? इतिहास हमारे समाज की पुरानी बेड़ियों को मजबूत करता है। इतिहास हमारी मानसिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु है। इतिहास हमारी पुरानी दुश्मनी और अनबनों को ताजा करता रहता है। शताब्दियों से मनुष्यता का घोर शत्रु सिद्ध हुआ। धर्म बहुत कुछ इतिहास के आधार पर टिका है। विश्वामित्र हो चाहे वशिष्ठ, मनु हो चाहे याज्ञवल्क्य, व्यास हो चाहे पतंजलि, नानक हो या कबीर, मूसा चाहे ईसा, सभी 50 बरस इस धरती पर जीते रहे। न जाने कितनों के दिल को उन्होंने दुखाया होगा, न जाने कितनों को हक को छीना होगा, न जाने कितने दास दासी खरीद कर जिंदगी भर उनसे पशु की तरह काम लेते रहे होंगे। अपने मालिकों और अन्नदाताओं की चापलूसी में जाने क्या क्या कुकर्म उन्होंने किए होंगे। सफल लुटेरों और खूनियों को आसमान पर चढ़ाने की जो प्रवृत्ति देखी जाती है, उसमें मालूम होता है कि इतिहास की वीर पूजा में ही इसका बहुत बड़ा अंश रहा होगा। हिंदुओं के इतिहास में राम का स्थान बहुत ऊंचा है। आजकल के हमारे बड़े नेता गांधी जी मौके बमौके रामराज की दुहाई दिया करते थे। वह रामराज कैसा होगा जिसमें कि बेचारों शूद्र शंभू का सिर्फ यही अपराध था कि वह धर्म कमाने के लिए तपस्या कर रहा था। इसके लिए राम जैसे अवतार और धर्मात्मा राजा ने उसकी गर्दन काट दी। वह रामराज्य कैसा रहा होगा जिसमें किसी आदमी के कह देने मात्र से राम ने गर्भिणी सीता को जंगल में छोड़ दिया। रामराज में दास दासियों की कमी न थी। 18वीं 19वीं सदी तक दुनिया में दास प्रथा कितनी क्रूरता के साथ प्रचलित थी, इसका हमें काफी ज्ञान है। उस वक्त स्वेच्छापूर्ण अपने को और अपनी संतान को बेचा ही नहीं जाता था, बल्कि समुद्र और बड़ी नदियों के किनारे के गांवों में तो
आदमियों को पकड़कर ले जाने के लिए बाकायदा हमले हुआ करते थे। डाकू गांव पर छापा मारते थे और धन के साथ साथ वहां के काम करने लायक आदमियों को पकड़ ले जाते थे। हर साल हजारों इस तरह के गुलाम पोर्तुगीज डाकू पकड़कर बर्मा के अराकन प्रदेश में बेचा करते थे। राम राज्य में यदि इस तरह की लूट और डाके जनी न रही होगी तो दास प्रथा को जरूर ही थी। अभी 12 साल हुए हैं जबकि हिंदुओं के अभिमान की जगह नेपाल राज्य ने अपने यहाँ दास प्रथा का अंत किया। मिथिला में अब भी कितने घरों में वे कागज हैं जिसमें बहियां दास के क्रय विक्रय दर्ज है। दरभंगा जिले के तरौनी गांव का थाना बहेड़ा में दिगंबर झा के परदादा ने कुल्ली मंडर के दादा को किसी दूसरे मालिक से खरीदा था और दिगंबर झा के दादा ने 50 रुपए के फायदे के साथ उसे बेच दिया। अभी 3 ही पीढ़ी पहले अंग्रेजी राज तक यह प्रथा मौजूद थी और सच्चे धार्मिक हिंदू हों चाहे मुसलमान, दोनों जब अपनी मनुस्मृतियों और हदीसों में दासों के ऊपर मालिकों के हक के बारे में पढ़ते हैं तो उनके मुंह में पानी भर आए बिना नहीं रहता। आइए रामराज की दास प्रथा की एक झांकी लीजिए। एक साधारण बाजार है जिसमें सिर्फ दास दासियों की बिक्री होती है। लाखों वृक्षों का बाग है। खाने पीने की चीजों की दुकानें सजी हुई हैं। भेड़ बकरियों और शिकार किए हैं। जानवरों के अतिरिक्त उच्च वर्ण के आर्यों के भोजन तथा मधुपर्क के लिए गोमांस खास तौर पर तैयार करके बेचा जा रहा है। जगह जगह सफेद दाढ़ी वाले ऋषि, दूसरे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने पड़ाव ढाले पड़े हुए हैं। कोई नया दास या दासी खरीदने आया है। किसी के दिन कुछ बिगड़ गए हैं, इसलिए वह अपने दासों या दासियों को बेचकर कुछ नगद जमा करना चाहता है। कुछ सिर्फ इस ख्याल से अपने दास दासियों को मेले में लाए हैं कि उन्हें बेचकर नया कर लिया जाए। कुछ बड़े व्यापारी ऐसे भी हैं जो झटपट बेचकर चले जाने की इच्छा रखने वालों की आसानी के लिए सस्ते में दास दासी खरीद लेते हैं और अधिक मुनाफे के साथ बेचते हैं। स्वामियों ने महीनों पहले मेले में चलने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने अपने दास दासियों को खूब अच्छा खाना देना शुरू किया था जिससे कि मांस और चर्बी से उनकी हड्डियां ढक जाएं और बाजार में अधिक दाम आ सके। उनके सफेद बालों को काला रंगा गया और मेले में कपड़े लत्ते से अच्छी तरह संवार कर उनकी हाट लगाई गई। कहीं कहीं आदमी अपने एकाध दास या दासी को लेकर बैठे हैं और कहीं कहीं 100 200 की पांत लगी हुई है। खरीदारों की भीड़ है। खरीदने वाले कहते हैं अब की बाजार बहुत महंगा रहा। पिछले साल 18 बरस की हट्टी कट्टी सुंदरी दासी 10 रुपए में मिल जाती थी। अब की बार तो 30 में भी हाथ धरने नहीं देते। एक आदमी को दासी खरीदनी है लेकिन पैसे उसके पास कम हैं। वह एक 40 वर्ष के सौदे के पास पहुंचता है। दासी के तिहाई बाल अद्यपि सफेद हो गए थे लेकिन उन्हें रंग कर काला किया था। मालिक की खुशकिस्मती समझिए कि दासी के दांत सभी मजबूत थे। खरीदार ने पास जाकर उसके दांत देखे, बिल्कुल दुरुस्त। आंखें देखी, कोई फर्क नहीं। कान देखे, सुन सकती है। हाथों को उठा और ठोक कर देखा, कमजोर नहीं है। चला कर देखा, पैर भी दुरुस्त हैं।
पूछा, वशिष्ठ जी, आपकी दासी बूढ़ी तो हो गई है, लेकिन खैर हमारे यहाँ काम हल्का है, बतलाइए तो मूल्य क्या है। वशिष्ठ कहते हैं, गौतम जी, आप गलत कह रहे हैं। अभी तो यह 20 बरस की छोकरी है। आपने देखा नहीं इसके हाथ पैर कितने मजबूत हैं, कितनी सुंदरी है। 10 साल में 10 तो इसके लड़के पैदा हो जाएंगे। दूना दाम तो एक ही लड़के से निकल जाएगा। हम आपसे मोल भाव करना नहीं चाहते। 50 रुपया हमें मिल रहा था। खैर आप परिचित हैं, आपको 10 रुपया कम करके दे देंगे। गौतम क्या कहते हैं, आप तो बहुत कड़ा दाम मांग रहे हैं। बालों को काला कर देने और 2 महीने खिलाने पिलाने से यह न समझिए कि मैं नहीं जानता। यह 50 साल की बूढ़ी है। मुझे हल्का सौदा लेना है। यदि आप दाम काम ठीक करें तो इसे ले लूं। वशिष्ठ क्या कहते हैं, आप मेले के दूसरे आदमियों की तरह मुझे भी समझ रहे हैं। इसी की बहन को मैंने 100 रुपये में अयोध्या के महाराजा रामचंद्र के लिए बेचा है। आजकल महाराजा यज्ञ कर रहे हैं। दक्षिणा में वह हर एक ऋषि को एक एक तरुण सुंदरी दासी देना चाहते हैं। देखा नहीं, इस साल दासियों का भाव बहुत चढ़ गया है। अच्छा जाइए, 30 ही रुपये दे दीजिए। हमें भी घर लौटने की जल्दी है। यह दासी ऐसी वैसी नहीं है, यह खूब नाचना गाना जानती है। काली, जरा एक गीत तो सुना दे। काली ने एक गीत सुनाया और नाच के भी एक दो तर्ज दिखलाए। अंत में 15 रुपये पर सौदा पटा। लोग अपने अपने दासों को घर ले जा रहे हैं। कितनी दासियों के बच्चे बिककर सैकड़ों कोस दूर पहुंच गए। कितनों के प्रेमी हमेशा के लिए छूट गए। बच्चों और प्रेमियों के इस बिछोह के कारण किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा है और नए मालिक उनसे काम लेने को उकता रहे हैं। 2-4 दिन जो नरमी देखी गई उसे खत्म करके जब जरा जरा सी शिकायत पर दासियों पर कोड़े पड़ रहे हैं, दासों की जान तक मार डालने में मालिकों को कोई जबरदस्त सजा पाने का भय नहीं। मालिक उनके प्रति वही ख्याल रखते हैं जो कि अपने पशुओं के लिए। यह है राम राज्य में मनुष्यों के एक भाग का जीवन और यह है रामराज के मनुष्य का मोल। इसी पर हमको नाज है। ऋषियों की दया और सहृदयता का गुण गाते तो हमें थकते नहीं। जिन ऋषियों के आश्रमों के आसपास मनुष्य इस प्रकार गुलाम बनकर रखे जाते थे, जिन ऋषियों को स्वर्ग वेदांत और ब्रह्मा पर बड़े बड़े व्याख्यान और सत्संग करने की फुर्सत थी, जो दान और यज्ञ पर बड़े बड़े पोथे लिख सकते थे, क्योंकि इससे उनको और उनके संतानों को फायदा था, परंतु मनुष्यों के ऊपर पशुओं की तरह होते इन अत्याचारों को आमूल नष्ट करने के लिए उन्होंने किसी तरह का प्रयत्न की आवश्यकता न समझी। इन ऋषियों से आज के जमाने के साधारण आदमी भी मानवता के गुण से अधिक भूषित हैं। संस्कृति का अंग कला है। कला में हमने कहाँ तक सारे समाज का ख्याल रखा और पुराने जमाने में भी साधारण जनता कहाँ तक उससे फायदा उठा सकती थी। सहस्त्राब्दियों से संगीत राजाओं और धनियों की कामुकता को उत्तेजित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। संगीत की रुचि मनुष्य में स्वाभाविक होती है। सभ्यता के निम्न तल पर रहने वाली जातियों से लेकर सभ्यता के उत्कर्ष की चोटी तक पहुंची हुई जातियों तक सभी में नृत्य का प्रेम देखा जाता है। लेकिन यह हमारा ही देश है जो कि
सभ्य कहलाने में दुनिया के सभी देशों से अपने को पहले रखना चाहता है, लेकिन इन दोनों ललित कलाओं को ऐसी निम्न श्रेणी में डाल रखा है कि जिनकी दुनिया में मिसाल नहीं। इंग्लैंड, अमेरिका और जापान के सुशिक्षित परिवार संगीत और नृत्य कला को अपने सभ्य जीवन का एक अंग समझते हैं, लेकिन ये चीजें हमारे यहाँ वेश्याओं के लिए रख छोड़ी गई हैं। इस श्रेणी के कारण संगीत और नृत्य कलाएं संभ्रांत कुल की स्त्रियों से बहिष्कृत समझी जाती हैं। हम संस्कृति हैं, हम सभ्य हैं। इस तरह हमने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से दुनिया हमें सभ्य नहीं मानेगी। हमारे जीवन का हर एक अंग जिस तरह कुलसित और दिखावट से भरा हुआ है, उस तरह की जाति दुनिया में शायद ही कोई हो। अभी तक तो हमने आदमी की तरह रहना भी नहीं सीखा। पास पड़ोस की सफाई की अवहेलना तो हमें जानवरों से भी गए बीते हैं। हिंदुओं के गांव जैसे गंदे गांव दुनिया के किसी भी देश में खोजने से नहीं मिलेंगे। यह हमारे ही गांव की खूबी है कि एक अंधा आदमी भी एक मील पहले से ही हमारे गांव को पहचान लेता है, जबकि उसकी नाक पाखाने की बदबू से फटने लगती है। सफाई के लिए अपने को लासानी समझते हैं, समझने वाले हमारे देश के हिंदू मुसलमान पाखाने के लिए किसी प्रबंध की जरूरत नहीं समझते। गांव के पड़ोस के खेत तो उसके लिए है ही। कोई भी विदेशी जो एक बार हिंदुस्तानी गांव से गुजर जाएगा और पास के खेतों में अलग अलग फैले हुए हवा और धूप को सूखते पाखानों को देखेगा, वह कैसे समझेगा कि हिंदुस्तान में आदमी रहते हैं। एक बार मेरे एक जापानी मित्र को, जिनके स्नेहपूर्ण आतिथ्य को पाने का मुझे कई दिनों तक मौका मिला था, भारत आने के लिए लिखा। उन्होंने भी यह इच्छा प्रकट की थी कि मैं भारत के ग्रामीण जीवन को नज़दीक से देखना चाहता हूँ। मुझे पत्र पाकर यह चिंता हुई कि किन गांव में मैं अपने मित्र को ले जाऊं। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे पाखाने और नहाने की मालूम पड़ती थी। हिंदुस्तान के गांवों में खुले खेतों के अतिरिक्त पाखाने का कोई इंतजाम नहीं। गांव की क्या, शहर में भी 50,000 लगातार महल बनाने वाले पाखाने के लिए 50 रुपए का सेफ्टी टैंक लगाना दंड समझते हैं। गुलशन खाना तो अंग्रेजों की क्रिस्तानों की चीज है। मेरे तरतूत को देखकर एक मित्र ने अपने यहाँ खास तौर से पाखाने और गुसलखाने तैयार करने का इरादा जाहिर किया। खैर, मेरे जापानी मित्र ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी, लेकिन पत्र को पाकर जिस फिक्र में मैं महीनों तक रहा, उससे मुझे यह मालूम हो गया कि हम लोग कितने पानी में हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे पूर्वजों ने स्वच्छता के लिए अत्यंत आवश्यक इन चीज़ों की ओर क्यों नहीं ध्यान दिया, बल्कि जो ध्यान दिया भी है तो उल्टा, जिससे स्वच्छता में और बाधा पड़ती है। पाखाना उठाने वालों को हमारे देश में सबसे नीच समझा जाता है। अभी तो उन जातियों को हमने आर्थिक चक्की से पीस रखा है और पेट के आगे उन्हें इज्जत आत्मसम्मान का ख्याल नहीं। लेकिन किसी न किसी दिन वह आवेगा जरूर। फिर समाज की इस सबसे बड़ी सेवा के लिए सबसे जबरदस्त लांछना को सहने के लिए वे कैसे तैयार होंगे। और यदि उन्होंने पाखाना साफ करना छोड़ दिया तो चंद ही दिनों में क्या हमारे महल सूने नहीं हो जाएंगे। इंग्लैंड में चले जाइए, वहाँ जो व्यक्ति रसोई बनाता है वह पाखाने में भी झाड़ू दे देता है। जापान में देखिए, वहाँ तो पाखाना बेचने वाले कितने संभ्रांत व्यापारी हैं। किसी को पाखाना उठाने की घृणा नहीं। हमारी दुनिया ही न्यारी है।
हर एक उपयोगी नई चीज ग्रहण करने में हम अपनी संस्कृति और सभ्यता की दुहाई देने लगते हैं। हैट, कोट, पतलून को देखकर हमारे कितने ही लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं। वित्त से अधिक खर्च करने का जहां तक सवाल है, वहां तक हम कुछ नहीं कहते, किंतु ढीली ढाली धोती या लंबे चौड़े सलवार क्या काम करने वाले आदमी के लिए उपयुक्त हो सकते हैं? अधबहिया कुर्ता, जंघिया और 16 हैट काम करने के लिए सबसे उपयुक्त पोशाक है। धूप से बचाने के लिए 16 हैट बड़े काम की चीज है। इन चीजों को पश्चिम यूरोपीय या क्रिस्तानी कहकर हम दुदकारते हैं, लेकिन क्या मालूम नहीं कि ये पश्चिम ही है, न यूरोप है और न ही क्रिस्तानी। 200 बरस पहले अंग्रेजों ने पूर्वजों की भी सिर पर झोंटा रखते थे। उनकी पोशाक भी उल जुलूल थी। आधुनिक पोशाक पिछले 200 वर्षों की चिंतन और परिवर्तन का परिणाम है। अभी महायुद्ध के आरंभ तक यूरोप की स्त्रियां बड़े बड़े बाल रखती थीं। उनकी पोशाक में आज से कई गुना ज्यादा कपड़ा लगता था। कमर अस्वाभाविक तौर पर कसकर पतली बनाई जाती थी। आज यूरोप की स्त्रियों ने बाल कटा लिए हैं। उनकी पोशाक हल्की हो गई है। कमर पतली करने की वह पुरानी सनक अब उनमें नहीं रही। स्त्री पुरुष का ब्याह किस लिए होता है? संतान ही उससे मुख्य बात नहीं है। अव्वल तो हमारे यहाँ विवाह का भार जबरदस्ती माँ बाप अपने ऊपर लेना चाहते हैं। संतान अपने दस्तदाजी न करे, इसलिए बचपन से ही विवाह कर देना चाहते हैं। यह भी हमारी संस्कृति का एक बहुत उज्जवल अंग है कि जिन्हें सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताई है, उन्हें एक दूसरे की प्रकृति और दिलचस्पी से परिचय प्राप्त करने का मौका बिना दिए हमेशा के लिए गले में बांध दिया जाए। इस तरह की स्वेच्छाचारिता ने लाखों पारिवारिक जीवनों को नरक के रूप में परिणित कर दिया है, तो भी कोई इससे शिक्षा लेने को तैयार नहीं है। माता पिता विवाह कर देते हैं, लेकिन विवाहित जोड़े के लिए समाज की सख्त हिदायत है कि कम से कम जवानी भर वे एक दूसरे से खुले तौर पर न मिलें। दुनिया के सभी भागों में विवाहित स्त्री पुरुष की अलग चारपाई नहीं होती। वहाँ चारपाई अलग होने का मतलब तलाक की तैयारी। लेकिन हमारे यहाँ तो चारपाई ही अलग नहीं, सोने की जगह भी अलग होनी चाहिए। और शिष्टता का तकाजा है कि पति घर वालों की जानकारी में पत्नी के पास न जाए। विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकता, चाहे वर्षों नौकरी या व्यापार में दूर दूर रहना पड़े। तो भी इस तरह की स्वतंत्रता और शिष्टाचार के विरुद्ध समझा जाता था। सारांश यह है कि जिस अपने इतिहास और संस्कृति का अभिमान हमें करते हैं, वह हमें साधारण मनुष्य जैसा जीवन भी बिताने नहीं चाहते। खान पान, रहन सहन, शादी ब्याह, स्वास्थ्य, सफाई और भाईचारा, सभी में वह हमें दुनिया की नज़र में जलील बनाना चाहती है। हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि अपने इतिहास को फाड़ कर फेंक दें और संस्कृति से अपने को वंचित समझकर दुनिया की और जातियों से फिर क ख पढ़ना सीखें। धन्यवाद।